कामरान शाहिद के घर जाके इंटरव्यू दिया और उनने पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया। हनीफ अब्बासी साहब, शकील अवान साहब, सजाद खान साहब, नासिर भट्ट साहब, राजा हनीफ एडवोकेट साहब और कह लें कि भी हमें इमरान खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़, अतारों के ख़िलाफ़ तरबियत नहीं दी, ना ही आज तक इमरान खान के तजज़िया ये कहता है कि हो सकता है कि जो उस्मान डार ने इसने सदाकत अली अब्बासी को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए, माँ से मिलते हुए, अपनी फैमिली से मिलते हुए, फजलुर रहमान साहब है, उन्होंने कहा कि किसी भी एक जमात को जेल में रख के या बांध के इलेक्शन नहीं किया जा, बातें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे और ये और दीगर ऐसी बातें चलती रहती हैं, सिलसिला बना हुआ है। आज जो कह लें देखे जा सकते हैं वो मुल्क को एशियन टाइगर भी बना सकते हैं, ये मैं नहीं बल्कि मरियम शरीफ साहब कह रही हैं। और 2018 तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, दिन ब दिन सियासी बिगड़ती हुई सूरत हाल मुल्क पाकिस्तान की जो है आपके सामने है। जिस तरह के देखा जा रहा है कि आए दिन पहले तो PTI की जानिब से PTI के जो रहनुमा थे, MPA, MNA और दीगर जो रहनुमा थे PTI के, उनकी कह लें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी प्रेस क्लब में जाकर। अब नया सिलसिला शुरू हो चुका है। नया सिलसिला कैसे है कि जैसे कि आपने देखा उस्मान डार साहब आए और उनने कह लें कि कामरान शाहिद के घर जाके इंटरव्यू दिया और उनने पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया। और जैसा कि आप देखते हैं कि थोड़े दिन पहले ही उसके फ़ौरन उसी इंटरव्यू के बाद जो मंसूर अली ख़ान है, जो कह लें कि इस टाइम हम टीवी पे हैं और उनका अपना व्लॉग भी होता है, उनने पहली पेशन गोई कर दी थी कि एक और कह लें कि इंटरव्यू आ रहा है, तो उनने नाम नहीं लिया था। फिर कल के जो व्लॉग में उनने अपना इसका नाम भी लिया क्योंकि सारी बात सामने आ चुकी थी और चैनल का भी नाम ले लिया और सदाकत अली अब्बासी साहब का वो नाम ले रहे थे। और सदाकत अब्बासी साहब जैसे अपने घर पहुंचते हैं तो वो अपनी माँ और बहनों के और इस तरह दीगर जो रिश्तेदार थे उनके गले लग के फूट फूट के रोए। और दीगर नाज़रीन खबरें जो हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि जो है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब का कह लें कि कुछ शहरियों ने मादरत कुछ अहला मोहल्ला और मार्केट के लोगों ने शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोक के महंगाई के ख़िलाफ़ और इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको घर भी बुला लिया। खैर, मुख्तसर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पूरे मुल्क के पाकिस्तान में इस टाइम जो नारा चल रहा है वो है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब दोबारा से हुकूमत बनाएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे जी जनाब नवाज शरीफ साहब। और इसके ऊपर काफ़ी सारी कह लें कि मुल्क पाकिस्तान में कह लें कि मशक़ें भी हो रही हैं। और जो कह लें कि रावलपिंडी से मैं आपको ख़बर दे दूं, हनीफ अब्बासी साहब, शकील अवान साहब, सजाद खान साहब, नासिर भट्ट साहब, राजा हनीफ एडवोकेट साहब और कह लें कि पिंडी की जितनी भी क़यादत है, तारक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद से हैं और बैरिस्टर दानियाल साहब का अगर मैं ज़िक्र यहाँ पर ना करूँ तो अच्छी बात नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर दानियाल साहब को मैंने देखा, वो सबसे ज़्यादा बैरिस्टर दानियाल बहुत एक्टिव है क्योंकि जो उनको टास्क मिला हुआ है उससे ज़ायद वो अपने आप को कह लें कि वो अपनी पावर शो करना चाह रहे हैं। और कह लें कि उनने अपने इतवार वाले दिन यानी कि कल यानी कि जब ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अगले दिन कह लें कि आज हफ्ता है और कल जो उनसे उनने अपने घर का जो कह लें कि चौधरी तनवीर साहब का पुराना घर है उसमें बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ा वहाँ पर प्लॉट भी है और कह लें कि ग्राउंड भी है। वहाँ पर उनने एक जलसा रखा हुआ है इतवार को शाम 5 बजे। और चौधरी तनवीर साहब भी देखा जाए तो अब काफ़ी कह लें कि एक्टिव नज़र आते हैं सियासत के हवाले से, क्योंकि कुछ अर्सा पहले चौधरी तनवीर की और कह लें कि जनाब नून लीग की जो राय थी वो जुदा हो चुकी थी, ये दोबारा बहाल हो चुकी हैं और अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कह लें कि बैरिस्टर दानियाल साहब और काफ़ी एक्टिव भी हैं। और नाज़रीन, कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जो कह लें कि एक्सीडेंट हुआ कि शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकी गई और उस पर धावा बोला गया, गाली गलौज का सिलसिला हुआ, इस तरह के सारे मामलात, ये कड़ियाँ आपस में जुड़ती हुई इसलिए नज़र आ रही हैं और यहाँ से लोगों को कह लें कि बात करने का मौका भी मिल गया।
کہہ لیں کہ 6 اکتوبر کو ایک ویڈیو سامنے آتی ہے علی امین گنڈاپور کی، جس میں وہ کہہ لیں قرآن پاک اٹھایا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں قرآن پاک کا کہہ لیں کہ حلف دے کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی ہمیں عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف تربیت نہیں دی، نہ ہی آج تک عمران خان صاحب نے ہمیں ملک کے خلاف جانے کے لیے بولا ہے۔ خیر یہ تو ساری باتیں ہوتی رہیں گی، تو جو ہماری اصل خبر ہے وہاں پر ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے، کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا عثمان ڈار سیالکوٹ سے جیت تو نہیں سکے خواجہ آصف صاحب سے، تو جیسے ہی ان کی یہ کہہ لیں کہ ایک انٹرویو آتا ہے کامران شاہد کے ساتھ، اور کامران شاہد کے ساتھ ان کا انٹرویو آتا ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عثمان ڈار ابھی تک ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچے۔ کیا اس کی وجہ عثمان ڈار کی گھر نہ پہنچنے کی کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ محترمہ ہے ان نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے کہ وہ ریلیز کیا کہ خواجہ آصف اب تیرا جو مقابلہ ہے عثمان ڈار سے نہیں میرے سے ہوگا، میں تیرے مقابلے میں آؤں گی، تو کیا جو اصل کام تھا وہ ہوا نہیں، یا پھر جو عثمان ڈار نے کہہ لیں کہ انٹرویو دیا کامران شاہد صاحب کو کیا وہ پورا ہوا نہیں؟ کیونکہ اگر عثمان ڈار کے گھر سے سیٹ کو توڑا جا رہا تھا تو وہ سیٹ ٹوٹی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عثمان ڈار نے ہی الیکشن لڑتا تو اس کی والدہ محترمہ اس الیکشن کے لیے کھڑی ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ کیا یہ عثمان ڈار یا اس کی فیملی کی کوئی پلاننگ تھی کہ اس کے باوجود کہہ لیں کہ عثمان ڈار آپ پریس کانفرنس یا کہہ لیں کہ انٹرویو دینے کے بعد اپنے گھر نہیں پہنچ سکے؟ یہ کافی ساری اس کے اوپر کہہ لیں کہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ میرا جو کہہ لیں کہ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو عثمان ڈار نے میں کہہ لیں کہ انٹرویو دیا کیا وہ سیاسی بیان تھا؟ کیا سیٹ رکھنا ضروری ہے، سیالکوٹ سے الیکشن لڑنا ضروری ہے؟ تو عثمان ڈار صاحب نے تو جو انٹرویو دیا اس میں عثمان ڈار صاحب نے واضح لفظوں میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے گھر میں بیٹھ کے یہ طے ہوا تھا پلان بی پلان سی۔ اچھا اس کے بارے میں جو ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی بیان دے چکے ہیں کہ اگر ہمیں روکا گیا تو پلان بی بھی تیار ہے اور پلان سی بھی تیار ہے، اور یہ پلان اے ہے جو ہم گھروں سے نکل رہے ہیں، اگر ہمیں روکا گیا تو ہم پلان بی اور پلان سی بھی تیار ہے۔ خیر مختصر یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ پلان بی ہے یا پلان سی ہے، اس کا جو تعین ہے یہ ادارے کریں گے یا عمران خان صاحب خود بتائیں گے، جو کیونکہ جو ڈار صاحب نے جو بتایا ہے اس کے اگر نظریے سے دیکھا جائے تو یہ پلان بی اور سی ہی تھا عمران خان کا۔ خیر مختصر آگے بڑھتے ہیں جناب، ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے صداقت علی عباسی کی، جو کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے کہہ لیں کہ سینئر کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے کہہ لیں کہ پولیٹیشین ہیں پی ٹی آئی کے، اور کہہ لیں کہ وہ بھی کافی ایکٹیو رہتے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ایکٹیو یہ رہتے تھے کہ جہاں بھی پی ٹی آئی کا جلسہ جلوس یا ریلی یا کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو صداقت علی عباسی جو ہے یہ پیچھے نہیں رہتے تھے۔ صداقت علی عباسی کو بھی کہہ لیں کہ گرفتار کیا گیا تھا اور سارے معاملات ہوئے۔ صداقت علی عباسی کی آج سے 2 دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی اور وہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگتے ہیں اور جا کے اپنی ماں کے گلے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اپنا تجزیہ دینا ہے، اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چینل جو ہے جے جے ٹی وی نیوز نیٹ ورک یہ سب کا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں، اور عموماً جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ چینل ہم سب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے، اس میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کے یہاں پر اپنا تجزیہ دینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خیر
सदाकत अली बासी साहब जैसे ही सीढ़ियों पर भाग के ऊपर चढ़ते हैं, सबसे पहले वो अपनी माँ के गले लग के रोते हैं, फिर जो उनके कह लीजिए दीगर फैमिली थी उसके साथ। यहाँ पर जो मेरा तजज़िया ये कहता है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह सदाकत अली बासी साहब रो रहे थे या फिर कह लें कि वो गिड़गिड़ा रहे थे, तो यकीन जाने कि मेरा भी वहाँ पर जो दिल था वो खून के आंसू रो रहा था कि एक इतना जवान बंदा, एक मैं आपको बता दूं जो बेटा होता है ना जी घर का, वो शादी शुदा हूँ, मैं अपने बच्चों का कह लो कि एक आइडियल हूँ, मैं अपने बच्चों का एक हीरो हूँ। जब मैं ही अपने बच्चों के सामने जाकर रो पड़ूँगा तो मेरे बच्चे भी कमज़ोर हो जाएंगे, वो भी कल को कह लें कि वो चीज़ नहीं रहेंगे, कि उनमें वो मजबूती नहीं रहेगी। तो मकसद ये यहाँ पर बात करने का, जो सदाकत अली वासी साहब जाके अपने बच्चे, अपनी बीवी और अपने बहन भाइयों के सामने रोते हैं, तो यकीन करें मेरा भी वहाँ पर दिल कह लें कि काफ़ी खफा हुआ और परेशानी मुझे भी हुई कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। खैर मुख्तसर तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, तजज़िया ये है, कौन सा ऐसा शख्स था कि जिसने सदाकत अली बासी को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए, माँ से मिलते हुए, अपनी फैमिली से मिलते हुए और रोने का जो है कि वो सारी वीडियो बनाई, फिर उसको रिलीज़ की। क्या ये सदाकत अली बासी को कमज़ोर करने का दिखाया गया कि सदाकत अली बासी बहुत कमज़ोर है, या वो बहुत बुज़दिल है, या वो हार गया है? मकसद ये है कि जिसने भी ये वीडियो बनाई, ये मैं तो ये कहता हूँ कि सदाकत अली बासी का कोई अपना नहीं हो सकता। ये कोई क्या मैं आपको कहूँ, जिसने भी बनाई है वीडियो बहुत गलत किया है। ऐसा जो मैसेज है कौम के सामने नहीं आना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि हम बहुत सारे ऐसे कह लें कि टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो लोग असला लहराते हैं और कह लें कि खलनायक या इस तरह के कुछ गुंडा बनने के या बदमाश बनने के क्लाशनकों पे दिखाते हैं, पिस्टल दिखाते हैं। साथ में एक थोड़ी देर बाद वीडियो आ जाती है कि जनाब इसने पुलिस ने इनको पकड़ा, थोड़ा सा मारा और ये फिर इसने पकड़ा और फिर इन लोगों ने कान भी पकड़े और माफ़ी भी मांगी। मुख्तसर बात ये है कि जो सदाकत अली बासी साहब का मामला था वो ये था कि वो एक कह लें कि सियासतदान है। सियासतदान के लिए रास्ता खुला होना चाहिए और थोड़ी उसके लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अभी जो बातें की जा रही हैं, पीटीआई के कुछ मज़ीद ऐसे रहनुमा हैं जो गायब हैं और उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो भी जल्द कह लें कि इंटरव्यू करेंगे और जो है कि पीटीआई से ला ताल्लुकी का इजहार करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है इस टाइम जो पस मंज़र से गायब हैं शेख रशीद साहब हैं, वो भी अभी कह लें कि किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वो भी कह लें कि पुलिस कस्टडी में है। या वाली बात यह है कि शेख रशीद साहब भी अभी तक सामने नहीं आ सके और मज़ीद जो कह लें कि जितने भी कह लें कि पीटीआई के लोग उठाए हुए हैं वो अभी तक अदालतों में पेश नहीं किए गए। तो आज कह लें कि ख्वाजा आसफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जी बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, फिर मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, फिर डॉक्टर आशिक फरदोस आशिक अवान साहब की माजरत आपा की भी कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है। हैरानगी की बात यह है एक ही दिन में सब सियासतदानों को क्या हुआ कि वो मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू हो गए। हैरानगी की बात यह है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब है उन्होंने कहा कि किसी भी एक जमात को जेल में रख के या बांध के इलेक्शन नहीं किया जा सकता, उसको आज़ाद किया जाए। आज़ाद करने के हवाले से वो इमरान खान साहब के हवाले से कह रहे थे कि उनको आज़ाद किया जाए। तो क्योंकि बात यह है कि इलेक्शन में जो हरीफ होता है वो सामने खड़ा हो तो मुकाबला करने का भी तभी मज़ा आता है। ये कहना था मौलाना फजल रहमान साहब का। फिर उन्होंने कहा कि काश ये बात 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें भी सोची होती तो जनाब नवाज शरीफ साहब को रिहा करके तो इलेक्शन करवाए जाते तो मज़ा आता। खैर मुख्तसर बात यह है कि ये मौलाना फजल रहमान साहब का मुझे जो कह लें कि पैगाम था, मैसेज था, अच्छा लगा। ये मैसेज उन्होंने अच्छा दिया कि इलेक्शन जो है फिर तभी होते हैं जब दोनों जमातें आमने सामने हो। अगर इस टाइम पर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो पीटीआई बहुत फास्ट है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए
तो नून लीग है, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, फिर दीगर जमातें आती हैं। अगर पीटीआई कह लें कि इलेक्शनों से बाहर हो जाती है, जो साइफर का फैसला आता है, अगर उसमें इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है, पार्टी की जो क़यादत है ओहदे से भी उनको फ़ारग कर दिया जाता है, तो फिर उसमें ये है कि जो सबसे बड़ी जमात होगी मेरा ख़्याल है वो नून लीग ही होगी। जहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी कि जिस तरह कि आपको मालूम है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये बहुत सारी कह लें कि बातें और बन चुकी हैं। और जो पीटीआई के कह लें कि लोग हैं उनको काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा भी किया कि जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया टीम थी, उनने क्या किया कि जो कह लें कि नवाज शरीफ साहब की टिकट थी ना जी, वो उन्हें कह लें कि मीडिया पे दे दी तस्वीर खींच के कि ये जो टिकट है जो नवाज शरीफ साहब की टिकट हो चुकी है और नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या किया पीटीआई के लोगों ने, उसको एडिट करके उसके ऊपर लिख दिया कि टिकट कैंसिल हो गया, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। और दीगर ऐसी जो कह लें कि मुखालफ जमातों की तरफ से बातें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे, और ये वो दीगर ऐसी बातें चलती रहती हैं, सिलसिला बना हुआ है। आज जो कह लें कि मैं आपको बता दूं, जो नून लीग की कह लें कि सारी टीम थी, या जो नून लीग ने आज पूरा प्लान जो है कि सामने रख दिया मीडिया पे, वो ये था कि 21 अक्टूबर से पहले, यानी कि पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को आना जनाब नवाज शरीफ साहब ने। 9 अक्टूबर से जनाब नवाज शरीफ साहब निकलेंगे लंदन से, वहाँ से वो दुबई आएंगे, दुबई से वो चाइना और दीगर मुल्कों के साथ दौरे करते हुए, मुलाकातें करते हुए 21 अक्टूबर को जनाब नवाज शरीफ साहब जो है कि वो लामा इकबाल लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। वहाँ से वो सीधा जो है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं 21 अक्टूबर को वहाँ से सीधा पहुँचेंगे मनार पाकिस्तान जलसा करेंगे, फिर वो अपने घर चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि 19 तारीख तक जो कह लें कि मुस्लिम लीग नून की वकला टीम है, जिस तरह के अता तारड़ साहब हैं, आपको मालूम है अता तारड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से अपील दायर कर दी हुई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत दी जाए, इनको गिरफ़्तार ना किया जाए, वो आके अपने केसों का सामना करेंगे, ट्रायल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तो नवाज शरीफ साहब की कह लें कि बहुत बड़ी कह लें कि एक वापसी है। मैं यहाँ पर अपनी एक बात आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह इस टाइम पूरा मुल्क, पूरी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लिए कह लें कि एक्टिव हुई है, काश ऐसी ही सब लोग मुल्क को बचाने के लिए एक्टिव हो जाते। जिस तरह इमरान खान साहब को बचाने के लिए पूरा मुल्क बाहर निकल आया था 9 मई को, 8 मई को, और जिस तरह इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया जिस दिन, उसके हवाले से जिस तरह मुल्क बाहर निकला, काश हम अपने मुल्क के लिए सब बाहर आ जाए। इसी तरह जिस तरह हम सियासतदानों के लिए निकलते हैं तो हम अपने मुल्क को एशियन टाइगर बना सकते हैं। अब जो नाज़रीन मैं आपसे ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ वो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब को क्यों रोका गया, किसने रोका, शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी के आगे कौन लोग आए, किन लोगों को जनाब शहबाज शरीफ साहब ने घर बुला के उनका मसला मसाइल सुना। उन्होंने कहा जी हमारी ज़मीनों पे कह लें कि कुछ कब्ज़ा माफिया उनने कब्ज़ा किया हुआ है, तो हम ये मैसेज आपको देना चाहते थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि जिन लोगों ने गाड़ी का रास्ता रोका, एहतजाज किया और तूफ़ान बदतमीज़ी की शहबाज शरीफ की गाड़ी के आगे। अच्छा, ये कुछ लोगों का कहना, मेरा नहीं है भाई, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ को डराया गया कि वो पाकिस्तान ना आए, ठीक है। और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आता है तो जो शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक के हुआ ये नवाज शरीफ के साथ भी हो सकता है। खैर बातें तो होती रहती हैं, लेकिन बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये यकीन है कि वो मुल्क को संभाल सकता है, उसके पास अहलियत है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पास, कि वो उनके राब्ते ऐसे हैं मुल्कों के साथ कि वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा सकते हैं, तो मुल्क को तरक्की की राह पर भी लेके जा सकते हैं, वो मुल्क को एशियन टाइगर भी बना सकते हैं। ये मैं नहीं बल्कि मरियम शरीफ साहबा कह रही हैं। और 2018 से पहले जिस तरह के आपको नाज़रीन मालूम होगा कि जो सी पैक का मंसूबा हमारे मुल्क में आया था, वो कह लें कि 62 अरब डॉलर रुपए, 62 अरब डॉलर का ये मंसूबा था सी पैक। समझ आ रही है आपको? 62 अरब डॉलर का मंसूबा
जनाब नवाज शरीफ साहब सी पैक की शक्ल में पाकिस्तान में लेके आए 62 अरब रुपया। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2023 में आप लोगों के साथ क्या हुआ पाकिस्तानियों, 2023 में ये हुआ, 2018 में 62 अरब रुपया, 62 अरब डॉलर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई, और 2023 में आपने नाक की लकीरें निकलवाई IMF ने पाकिस्तान से, और रो रो के उनको 3 अरब डॉलर रो रो के दिया। जबकि ये वही नवाज शरीफ है जो 62-63 अरब डॉलर का मंसूबा पाकिस्तान में लेके आया, और वो कहता था कि मैं इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाऊंगा। खैर मुख्तसर नाजरीन बात यह है, अली अमीन गंडापुर के ऊपर बात करेंगे कि उनकी भी एक 6 अक्टूबर को कह लें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और उनने कहा जी कि मैं हल्फिया बयान देता हूं कि मैंने जी इमरान खान ने हमें किसी को वर्गलाया नहीं, किसी ने किसी को ये नहीं किया, किसी को वो नहीं किया। तो ये जितने भी मामलात हुए हैं ये एक साजिश है। आज भी जो है कि PTI ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो 9 मई को कह लें कि फ़ौजी और आर्मी के GHQ पे और कोर कमांडर के घर पे जो हमला हुआ, वो आज भी वो कहते हैं हमने नहीं किया। PTI इस चीज़ को डिनाई करती है, वो नहीं मानती कि ये हमने किया है। सोचने वाली बात ये है कि जो जहाँ पर जिस तरह कोर कमांडर का घर था, GHQ था, और फिर पेशावर रेडियो स्टेशन, ये वो सारी कह लें कि जो सरकारी इमारतें भी जलाई गई, और उस जगह पर मौजूदगी पाया जाना PTI के लोगों का, ये फिर सोचने वाली बात है कि PTI ने ये सब किया या नहीं किया। इसका फ़ैसला अदारों ने करना है। हमारा काम है अपना तज्ज़िया देना, आप तक ख़बर पहुंचाना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, हम हमेशा आपको कहते हैं कि ख़बर पे नज़र रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको अपने मुल्क की हालात बेहतर से बेहतर पता हो। आपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।